गुड इवनिंग गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। ये हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जो परीक्षा धाम की बुक आती है उसका समरी हम पढ़ेंगे, मतलब क्योंकि ये बुक काफ़ी अच्छी, इसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया गया है तो हम इस पूरी बुक को कंप्लीट करेंगे। ये आपका पार्ट 1 है। मैंने मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन पहला चैप्टर लिया है इसका। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मध्य प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है, मध्य प्रदेश की कुछ जैसे हर पार्ट की, हर हिस्से की कुछ ना कुछ विशेषताएं होती है, तो उस विशेषताओं के आधार पर इसको विभाजित किया गया है मध्य प्रदेश को 3 भागों में। ठीक है, कौन कौन से भाग हैं इसके? आपके मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी और पूर्वी पठार, जिसको बघेलखंड कहते हैं ना। और फिर इनका भी सब डिवीज़न हुआ है। जैसे जो मध्य उच्च प्रदेश है उसको कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा घाटी। फिर आपका सेकेंड पार्ट आता है आपका सतपुड़ा श्रेणी, जिसको 3 भागों में बांटा गया है। राजपीपला मतलब पश्चिमी श्रेणी राजपीपला जहाँ आती है, मध्य श्रेणी महादेव और पूर्वी श्रेणी जिसको मेकाल श्रेणी कहते हैं। ठीक है, और तीसरा भाग जो है वो आपका है पूर्वी पठार, जो कि बघेलखंड का है। देखिए, इस वीडियो में जो बुक्स में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इस टॉपिक में, उसके अलावा भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि ये तो आप खुद से भी पढ़ सकते हो, पर मैं थोड़ा इसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी इसमें ऐड करने की कोशिश करूँगी। तो देखते हैं हम पहले मध्य भारत का पठार, मध्य उच्च प्रदेश का पहला भाग मध्य भारत का पठार हम पहले पढ़ते हैं। जो कि देखिए, आप मैप में देख सकते हैं कि मध्य भारत का पठार आपका किस हिस्से में आता है, ये आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्सा जो है आपका, ये पूरा इतना एरिया है आपका मध्य भारत के पठार में आता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा। ठीक है, तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं हम देखते हैं आगे। देखिए, जो मध्य भारत का पठार है, पहले इसकी स्थिति की बात करते हैं। तो इसकी स्थिति क्या आती है आपकी? मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में 2400 से लेकर 2648 उत्तरी अक्षांश तथा 7450 से लेकर 7910 पूर्वी देशांतर में इसकी अवस्थिति आती है। इसकी देशांतरी अक्षांशीय विस्तार आपका ये मिल रहा है देखने के लिए। देखो, ये जो है आपका प्रीलिम्स में तो ऐसे पूछता नहीं, पर जैसे मेंस में जैसे एक बार मतलब नर्मदा घाटी का साथ पूछ लिया गया था, जो अक्षांशीय विस्तार है मतलब, तो ये आपको मेंस में याद रख सकते हो आप उसको मेंस में पढ़ने के लिए। जैसे आपके मेंस के सिलेबस में भी ये दिया गया है ना आपका मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, तो आप उसके लिए इसको याद कर सकते हैं। फिर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो जो इसका क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 10.7% हिस्सा है मध्य भारत के पठार का। ठीक है, निर्माण की बात करें तो इसका जो निर्माण हुआ है मुख्यतः वो विंध्य शैल समूह के अपरदन से हुआ है और नदियों के निक्षेपों से हुआ है। जो विंध्य शैल समूह है ना, जो कि कुड़प्पा शैल समूह के बाद में ये विंध्य शैल समूह का निर्माण हुआ है, और मेनली किस के लिए जानी जाती है विंध्य शैल समूह आपकी? ये जानी जाती है यहाँ पे चूना पत्थर संगमरमर के लिए, है ना। और क्या कहते हैं, चूना पत्थर संगमरमर जो है मेनली मिलता है इस सेल समूह में आपका। ये कुड़प्पा सेल समूह के बाद इस सेल समूह आया था आपका विंध्यन सेल समूह। और इसके अलावा किससे हुआ? ये नदियों के निक्षेपों से हुआ है ना, जो कि जैसे यहाँ पे आपको बेतवा नदी, सिंध नदी देखने के लिए मिल जाएगी, चंबल नदी, सिंध नदी देखने के लिए मिल जाएगी आपको। तो उसके निक्षेपों से आपका ये इस मध्य भारत का पठार का पूरा निर्माण हुआ है आपका। अब इसमें ज़िले कौन कौन से आते हैं आपके? तो इसमें आने वाले ज़िले कौन कौन से हैं आपके? नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी। ठीक है, जलवायु की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको जलवायु कैसे मिलेगी? विषम। विषम का मतलब गर्मी में ज़्यादा गर्मी रहेगी और ठंडी में बहुत ठंडी रहेगी, मतलब बहुत विषम जलवायु मिलती है आपकी। यहाँ की जलवायु बिल्कुल अच्छी नहीं रहती है। गर्मी में आपको बहुत गर्मी लगेगी, ठंड में आपको बहुत ठंड लगेगी। ठीक है, और यहाँ की वर्षा की बात करें तो यहाँ वर्षा भी कम होती, 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे वर्षा होती है। बहुत अल्प वर्षा वाला क्षेत्र आता है, क्योंकि देखो जो अपना जैसे अपना एमपी है, तो यहाँ पे दक्षिण पश्चिमी मानसून से बारिश हो रही है मान लो, तो ये दक्षिण पश्चिमी मानसून जो आपका यहाँ पहुँचते पहुँचते क्या होता है, बहुत कमज़ोर पड़ जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या होती है, बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, अब वहाँ के वन की बात करें तो क्योंकि बारिश कम होती है तो सीधी सी बात है यहाँ पे वन कैसे मिलेंगे आपको? शुष्क और कटीले पर्णपाती वन आपको यहाँ पे मिलेंगे, जैसे खैर के, बबूल के, पलाश के, ये वन आपको जो है देखने के मिलेंगे आपको मध्य भारत के पठार में। ठीक है, और मिट्टी की बात करें तो अभी आपने देखा था नदियों के निक्षेपों से यहाँ पे निर्माण हुआ है, तो जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी जो आपको यहाँ मिलेगी। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो देखो, जलोढ़ मिट्टी जो होती है ना, वो नदियों के जो भी मतलब अपर्दन लेके आती, जो भी मतलब बहाव से जो लेकर आता है ना मिट्टी, जो पत्थर कंकड़ पत्थर जमा करके जो भी बहुत उपजाऊ जाती हैं, वो सारी जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है। तो इसमें क्या होती है कि फसल अच्छी होती है जैसे, और मेनली आपको जैसे जलोढ़ मिट्टी में आपको गेहूं की फसल, गन्ना की फसल देखने के लिए मिलती है। तो इस वाले एरिया में आपको गेहूं और गन्ना की खेती देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है और उसकी उपजाऊ क्षमता जो होती है बहुत अच्छी होती है जलोढ़ मिट्टी की। मतलब आपको पूरे एमपी में जलोढ़ मिट्टी जो है लगभग 3% हिस्से में मिलती है आपकी। जैसे एक तो ये चंबल घाटी वाला क्षेत्र मिलती है और एक नर्मदा घाटी वाले क्षेत्र मिलती है।
और इसकी स्पेशलिटी क्या होती है कि इसमें पोटास ज़्यादा होता है जलोढ़ मिट्टी में, पर नाइट्रोजन क्या होता है आपका कम होता है। ठीक है। और जैसे गेहूँ गन्ना की फसल आपको मेनली इसमें देखने मिलेगी। भारत में सबसे ज़्यादा भी ये मिट्टी पाई जाती है कि जलोढ़ मिट्टी। फसल की बात करें तो इसमें कौन कौन सी फसल होती है, सरसों की, ज्वार की, तिल की और गेहूँ की, है ना। सरसों की खेती तो मेनली आपको एक तो याद रखना कि सरसों के बारे में ज़्यादातर याद रखना कि सरसों की हांडी बोलते हैं मध्य भारत के पठार को। तो यहाँ पे मेन फसल कौन सी होती है आपकी, सरसों की होती है। ठीक है। उसके अलावा नदियों की बात करें तो जो नदियाँ हैं इसमें प्रमुख नदियाँ वो हैं चंबल, सिंध, काली सिंध, पार्वती, क्वारी, सीप। ये नदियाँ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। कौन कौन सी, चंबल जो कि यहाँ पर अपर्दन करती है, अब नाले का अपर्दन करती है, इसको रेंगती हुई मृत्यु भी कहते हैं, मतलब काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे बीहड़ का निर्माण करती है चंबल नदी यहाँ पर। उसके अलावा सिंध है, काली सिंध है ना, पार्वती है, क्वारी है। जैसे ये आपका है, तो जैसे आपका यहाँ पे ये चंबल इस तरीके से यहाँ बहती है ना, जाके यहाँ यमुना में मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे की सिंध बहती है, फिर इधर साइड बेतवा बहती है। तो ये नदियाँ आपको मिलेंगी देखने के लिए मध्य भारत के पठार में। देखिए मध्य भारत के पठार क्या बोलते हैं, सरसों की हांडी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सरसों का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा ये बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि आपको पता है कि चंबल नदी जो है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अवनाली का अपर्दन करती है। तो ये बीहड़ प्रभावित प्राकृतिक क्षेत्र में आता है आपका मध्य भारत का पठार। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप क्या देख सकते हैं इसमें, जैसे उसके औद्योगिक केंद्र देख सकते हैं आपको। जैसे भिंड है, तो भिंड में कौन सा औद्योगिक केंद्र देखने के लिए मिलता है आपको, मेनली मालनपुर, है ना। मालनपुर जो है वो भिंड आपको देखने के लिए मिलता है औद्योगिक केंद्र। उसके अलावा आपने मुरैना में पढ़ा होगा बानमौर, मुरैना एक बानमौर है। यहाँ पे क्या है आपके बानमौर में, बानमौर में आपकी मध्य प्रदेश की पहली सीमेंट फैक्ट्री है बानमौर मुरैना में। ठीक है। उसके अलावा जो बानमौर मुरैना है वो कत्था के लिए फेमस है, मतलब कत्था उत्पादन का सबसे बड़ा जो कारखाना है वो भी बानमौर मुरैना में आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे मालनपुर भिंड है औद्योगिक केंद्र भी, इसके अलावा ये फूड पार्क भी है आपका। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे फिर जैसे इसके अलावा बिस्किट उद्योग देखने के लिए मिल जाते हैं आपको, सीमेंट मिल जाते हैं, क्योंकि सीमेंट, क्योंकि ये विंध्य सैल समूह जो है उसमें सीमेंट उत्पादन के लिए भी फेमस है, तो यहाँ पे सीमेंट उद्योग देखने के लिए मिल जाते हैं आपको। और एक राष्ट्रीय उद्यान जैसे जो प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान कूनो पालनपुर है, जहाँ से नामीबिया से चीते लाए गए थे, वो भी आपको मिलेगा। कूनो पालनपुर कहाँ पे है आपका, श्योपुर में, है ना। श्योपुर में आपको कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान है आपका। और उसके अलावा एक मुरैना में कौन सा है आपका, ये मुरैना जो है उसमें एक घड़ियाल केंद्र है, देवरी, चंबल घड़ियाल केंद्र उसको बोलते हैं, चंबल घड़ियाल केंद्र, घड़ियाल, एक मिनट, आई एम सो सॉरी, एक मिनट। क्या हो गया? चंबल घड़ियाल केंद्र जो है आपको कहाँ मिलेगा, आपको देखने के लिए आपके मुरैना में मिलेगा, है ना। इसको देवरी भी बोलते हैं। और कुछ आपको जैसे यहाँ पे मतलब बांध भी आप देख सकते हैं, जैसे कि जो मड़ीखेड़ा, मोहनी सागर, अटल सागर, 3 नाम मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो मड़ीखेड़ा जो है वो कहाँ है आपका, शिवपुरी में, है ना। मड़ीखेड़ा परियोजना कह सकते हैं, या मोहनी सागर परियोजना सिंध नदी पर बनी है आपकी, सिंध नदी पर। कहाँ पर मिलेगी आपको, ये शिवपुरी में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट है आपका कौन सा, बुंदेलखंड का पठार, है ना, बुंदेलखंड का पठार। देखिए बुंदेलखंड की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के पूर्व में तथा रीवा पन्ना पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये आप देख सकते हैं लोकेशन, ये आपका इतना पूरा एरिया जो है, इतना पूरा एरिया आपके बुंदेलखंड के पठार में आता है ना, ये वाला। ठीक है। तीर आपको दिख रहा है, रीवा पन्ना पठार के आपको उत्तर में दिख रहा है, उत्तर पश्चिम में मतलब, और मध्य भारत के पूर्व में आपको देखने के लिए मिल रहा है ये बुंदेलखंड का पठार। इसके अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो कितना है आपका, 24,06 से 26,22 उत्तरी अक्षांश तथा 77,51 से 80,20 पूर्वी देशांतर के मध्य इसका अक्षांशीय देशांतरी विस्तार है। मध्य प्रदेश की कुल क्षेत्रफल की बात करें तो ये कितना है, बुंदेलखंड का पठार 7.7 है। और अभी जो मध्य भारत पड़ा था वो कितना था आपका, 10.7 था, है ना। ये उससे छोटा है आपका, 7.7 है इसका मतलब क्षेत्रफल। उसके अलावा इसमें ज़िले की बात करें तो कौन कौन से ज़िले आते हैं इसके अंतर्गत, तो कौन कौन से आते हैं आपके, दतिया आता है, सागर आता है, अशोकनगर आता है, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, ये सारे ज़िले जो हैं आपके किस में आते हैं, बुंदेलखंड के पठार में आते हैं। जलवायु की बात करें तो उसकी जलवायु की मध्य भारत के पठार जैसे ही मिलेगी, गर्मी में अधिक गर्म, शीत ऋतु में अधिक ठंडी।
और जो बारिश है वो थोड़ी सी वहाँ से ज़्यादा देखने को मिल रही है, 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर, लेकिन तब भी यहाँ पे कमी बारिश होगी, 75 से 100 सेंटीमीटर। ठीक है। वन की बात करें तो वन जैसे देखो मेनली तेंदुपत्ता आपको याद रखना, तेंदुपत्ता, महुआ, बबूल, खैर, नीम, ये वन जो है आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। और मिट्टी की बात करें तो वहाँ कैसी थी, जलोढ़ और कछारी थी आपकी मध्य भारत के पठार में। और बुंदेलखंड में कौन सी मिलेगी आपको, लाल और काली मिश्रित मिट्टी मिलेगी, कुछ कुछ जगह लाल और कुछ कुछ जगह काली, ऐसे मिश्रित मिट्टी आपको मिलेगी वहाँ देखने के लिए। फसल की बात करें तो फसल यहाँ पे कौन सी होती है बुंदेलखंड में, गेहूँ की होती है, ज्वार की होती है, तिल की होती है, लगभग मतलब आपको वैसी ही फसल देखने के लिए मिल रही है आपको यहाँ पर भी। और नदियों की बात करें तो मेन नदी कौन सी आपकी यहाँ पे है, बेतवा है, फिर सिंध है, धसान है, उर्मिल है, जामनी है, ये सारी नदियाँ आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। और बेतवा नदी पे एक बांध आपका बना हुआ है, जो क्या मतलब परियोजना है कि जो कि एमपी की और यूपी की संयुक्त परियोजना है। क्या नाम है उस परियोजना का, राजघाट परियोजना। ठीक है, राजघाट परियोजना, जिसको रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहते हैं, जो कि बेतवा नदी पर बनी हुई है, जो कि अपना क्या कहते हैं, एमपी का मतलब अशोकनगर और यूपी का ललितपुर, इन दोनों के बीच की संयुक्त मतलब इसमें एमपी का अशोकनगर आएगा, यूपी का ललितपुर आएगा। तो यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है, जो कि किस में बनी, एमपी उसमें बेतवा में बनी। उसके अलावा एक और बांध इसमें आपका माता टीला है ना, माता टीला भी है, ये भी एमपी और यूपी की संयुक्त माता टीला। ठीक है। उसके अलावा जैसे अभी हमने क्या देखा, पन्ना जिला आता है इसमें। तो पन्ना जिला आपको पता किसके लिए फेमस है, खनिज में हीरा उत्पादन के लिए फेमस है ना पन्ना, जो कि किस चट्टानों में होता है, आपकी कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में होता है। तो यहाँ पे कुड़प्पा क्रम की चट्टानें मिलती है, तो हीरा के लिए फेमस है आपका पन्ना। उसके अलावा पन्ना में क्या है आपका, पन्ना में एक औद्योगिक केंद्र भी है, जिसका नाम क्या है, पुरैना, मुरैना नहीं पुरैना। ठीक है, पुरैना है आपका एक पन्ना में। और फिर छतरपुर भी है, जैसे इसमें छतरपुर में एक औद्योगिक केंद्र आपका कौन सा आता है, आपका चंद्रपुर करके आता है, चंद्रपुर। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक बुंदेलखंड में एक फेमस आपको पता है कि लोक नृत्य है अपना एमपी का, राई लोक नृत्य भी बुंदेलखंड में आपका होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है, आपका ये फिर नदियाँ देख ली हमने, कौन कौन सी नदियाँ थी आपकी इसमें, बेतवा, सिंध, धसान, उर्मिल, जामनी। ठीक है, ये नदियाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी। फिर खनिज की बात करें तो आपको पता है हीरा, जो कि आपको पन्ना में होगा, थोड़ा बहुत छतरपुर में भी होता है। चूना पत्थर आपको देखने के लिए मिलता है आपको। एवं बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी, सिद्ध बाबा की चोटी है, जिसकी हाइट कितनी है, 1172 मीटर। ठीक है। और बुंदेलखंड की गंगा किसको बोलते हैं, तो बेतवा नदी को कहते हैं। वहाँ बेतवा नदी काफ़ी फेमस है बुंदेलखंड में, उसको बुंदेलखंड की गंगा कहा जाता है ना, प्रदूषण की वजह से। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र जो है कौन सा है आपका, बुंदेलखंड है। नेक्स्ट देखते हैं आपका कौन सा है, आपका ये मालवा का पठार, मालवा का पठार देखते हैं, जो कि अपनी सम जलवायु के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़े एरिया पे आपका ये मालवा का पठार, पूरा यहाँ से लेके स्टार्ट होगा ये और यहाँ तक, ये आपका पूरा मालवा का पठार आता है ना। तो मालवा के पठार की बात करें तो ये देखिए, इसका आप याद कर रख सकते हैं, मेंस में आपका ये इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तरी अक्षांश देश पूर्वी देशांतर विस्तार, जो अक्षांश विस्तार याद रख सकते हैं, 22 1 7 से 25 8 उत्तरी अक्षांश, तथा 74 20 से लेकर 7920 पूर्वी देशांतर इसका अक्षांश विस्तार है। ये कहाँ मिलेगा आपको, एमपी के पश्चिमी भाग में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। क्षेत्रफल की बात करें तो ये काफ़ी बड़े एरिया पे फैला हुआ है, मतलब सबसे बड़े एरिया पे फैला हुआ है आपका, लगभग 28% भाग पर ये विस्तृत है ना, 28% भाग पर। इसका निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण किससे हुआ था, ये भी आपका पूछता है। दक्कन ट्रैप की जो लावा थी और बेसाल चट्टानों के टूटने से हुआ है ना, लावा से इसका निर्माण हुआ है दक्कन ट्रैप के, और बेसाल चट्टानों के टूटने से इसका निर्माण हुआ है मालवे के पठार का। इसमें कौन कौन से ज़िले आएंगे आपके, काफ़ी बड़े बड़े ज़िले आते हैं आपके इसमें फेमस, जैसे इंदौर हो गया, उज्जैन हो गया, देवास हो गया, आगर मालवा हो गया, रतलाम हो गया, धार हो गया, झाबुआ हो गया। ये सारे आपको कहाँ मिलेंगे, मालवा के पठार में देखने के लिए मिलेंगे। और इसकी जलवायु कैसी है, इसकी जलवायु समशीतोष्ण जलवायु है ना, जिसका मतलब क्या होता है कि ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म होगी, शीत ऋतु में साधारण ठंड होगी, मतलब काफ़ी अच्छी जलवायु है इसकी, मतलब ज़्यादा गर्मी भी नहीं, ज़्यादा ठंडी भी नहीं, मतलब। ठीक है। और इसमें बारिश की अगर हम बात करें तो इसमें बारिश कितनी होती है आपकी मालवा के पठार में, वर्षा जो होती है आपकी 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर के मध्य इसमें बारिश होती है, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं होती वहाँ पर। ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं
इसमें वन की बात करें तो वन, क्योंकि बारिश आपने देखा कि मध्य भारत के पठार जैसी बारिश है, तो वन यहाँ पे कौन से मिलेंगे आपको? शुष्क पर्णपाती वन मिलेंगे, बबूल के, पलाश के, तेंदुपत्ता के, इस प्रकार के वन जो हैं आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है। और वैसे इंदौर की बात की, हमने इंदौर का नाम पढ़ा था, तो आपको इंदौर में पता होगा कि यहाँ पे किस चीज़ के लिए जीआई टैग मिला हुआ था? इंदौर के चमड़े के खिलौने के लिए, है ना। और अभी हमने झाबुआ भी पढ़ा, तो झाबुआ में किस चीज़ के लिए मिला था? कड़कनाथ मुर्गा के लिए मिला था। रतलाम पढ़ा, रतलाम को किसके लिए मिला था? रतलामी सेव के लिए मिला था, है ना। और धार पढ़ा, तो धार किसके लिए था? बाघ प्रिंट के लिए मिला था जीआई टैग धार को। ठीक है। अब देखते हैं इसकी फसल की बात। तो सोयाबीन उत्पादन काफ़ी अच्छा खासा होता है, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भी है आपका इंदौर में। फिर कपास, क्योंकि काली मिट्टी होती है इसलिए कपास का उत्पादन अच्छा खासा होता है यहाँ पे। गेहूँ होती है, ज्वार होती है, मूंगफली, वो भी काली मिट्टी में होती है। तो मूंगफली का मेनली, मूंगफली सोयाबीन का मेन है ना, मूंगफली का, कपास का, गेहूँ का, ज्वार, ये उत्पादन कहाँ होता है आपका? मालवा के पठार में होता है। फिर हम बात करते हैं किसकी? नदियों की। नदियों की बात करें तो कौन कौन सी नदी मिलेगी आपको यहाँ देखने के लिए? तो आपको यहाँ मिलेगी चंबल नदी, ठीक है, क्षिप्रा नदी, पार्वती नदी, गंभीर नदी, खान नदी जो कि काफ़ी गंदी है, माही नदी जो कि धार में बहती है आपकी। तो ये सारी नदियाँ जो हैं आपको कहाँ मिलेगी? मालवा में देखने के लिए मिलेंगी। वैसे एक मालवा का नृत्य भी काफ़ी फेमस है, इसको कौन सा नृत्य बोलते हैं आपका? मटकी नृत्य। मटकी नृत्य आपका काफ़ी फेमस है, रजवाड़ी है, मटकी है, फिर भगोरिया भी है जो कि आपको झाबुआ वाले हिस्से में देखने को मिलता है, भगोरिया भील जनजाति का। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है ना, सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है एमपी का ये। और इसको क्या कहते हैं? गेहूं की डलिया भी बोलते हैं, बास्केट ऑफ वीट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गेहूं होता है। सोयाबीन भी अच्छा होता है। कर्क रेखा जो आपकी गुजरती है एमपी के मालवा के मध्य से गुजरती कर्क रेखा, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कौन सी सबसे ऊंची मालवा के पठार की? अपन सेगार चोटी, जिसकी हाइट कितनी है? 881 मीटर। उसके अलावा आपको जाना पाव मिलेगी जो कि महू में आते हैं एमपी के, ठीक है, जाना पाव, महू। उसके अलावा धजारी मिलेगी। ये तीनों कहाँ पे आती है? आपकी इंदौर जिले में आपको देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मालवा के जलवायु के चीनी यात्री फायान ने उसको बताया गया था कि ये क्या है? विश्व की श्रेष्ठ जलवायु है ना। जब फायान आया था एमपी भ्रमण के लिए तो उसने क्या बोला था कि जो मालवा की जलवायु है वो कैसी जलवायु है? विश्व की श्रेष्ठ जलवायु है। और इसमें अपन देखेंगे तो बोली की बात करेंगे तो मालवा में कौन सी बोली बोली जाती है? मालवी बोली जाती है ना, इसमें मालवी बोली बोली जाती है मालवा में। राजस्थानी हिंदी का पार्ट बोलते हैं उसको, अब अपभ्रंश से उसका वो हुआ है मतलब विकास। नेक्स्ट देखते हैं अब हम रीवा पन्ना का पठार। देखो मालवा तो आपको याद करना ही करना अच्छे से, है ना, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके मालवा के पठार से। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन सा पठार है आपका? रीवा पन्ना का पठार। देखिए रीवा पन्ना का पठार कहाँ मिलेगा आपको? बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में और बघेलखंड के पश्चिम में आपको मिलेगा। तो आप लोकेशन पहले देख लीजिए, आपको तभी पढ़ने में मज़ा आएगा। तो ये आपको देख सकते हैं लोकेशन, रीवा पन्ना का पठार, ठीक है। ये बुंदेलखंड के पठार के किस में है? ये दक्षिण पूर्व में आपने देखा, बघेलखंड के आपके पश्चिम में स्थित था। इसका विस्तार कितना है? 2310 से 2512 उत्तरी अक्षांश तथा 78 4 से 82 18 पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार मिलेगा आपको। कुल क्षेत्रफल का कितना है आपका? ये कुल क्षेत्रफल का 10.36% है। और विस्तार निर्माण की बात करें तो ये विंध्यन शैल समूह के अपरदन से हुआ है। जैसे कि हमने मध्य भारत में भी पढ़ा था कि विंध्यन शैल समूह के अपरदन से हुआ है, मतलब सीमेंट ईमेंट अच्छा खासा मिलने वाला आपको, इधर चूना पत्थर अच्छा खासा मिलने वाला है, और थोड़ा हीरा भी वो भी मिल सकता है आपको। हीरा तो खैर हड़प्पा में मिलता है ना मेन। तो यहाँ पे जिले कौन कौन से आएंगे? रीवा पन्ना पठार में रीवा तो आएगा ही भैया, पन्ना भी आएगा, कटनी, उमरिया, सतना, दमोह, ये आपके मेन एरिया हैं, है ना। फिर जलवायु की बात करें तो इसकी जलवायु कैसी है? ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म और शीत ऋतु में ज़्यादा ठंडी, मतलब यहाँ पे ज़्यादा क्या पड़ती है आपको? ठंडी ज़्यादा पड़ती है आपकी इसमें, ठीक है। आपको ठंडी जो है इसमें ज़्यादा मिलेगी देखने के लिए। फिर क्या है नेक्स्ट आपका? वन की बात करें तो आपका जो वन है इसमें आपको वन कौन कौन से देखने के लिए मिलेंगे आपको मेनली? तो देखिए वन आपको कौन कौन से मिलेंगे? बांस मिलेगा, तेंदुपत्ता मिलेगा, शीशम मिलेगा, खैर मिलेगा। ये सारे वन आपको रीवा पन्ना के पठार में देखने के लिए मिलते हैं। मिट्टी की बात करें तो यहाँ पे मिश्रित मिट्टी मिलेगी, मतलब जो मिश्रित मिट्टी जो होती है ना, लाल लाल काली मिश्रित मिट्टी, मतलब इस तरीके से यहाँ पे मिश्रित मिट्टी देखने के लिए आपको मिलेगी।
फिर नदी की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ आपकी हैं? टोंस है, जिसको तमस भी बोलते हैं, केन है, बीहड़ है, महाना है, बिछिया है। तो ये जो है आपकी क्या है, मेन नदियाँ हैं वहाँ की। उसकी बात कर रहे हैं इसके फसल की। तो आपकी फसल यहाँ पे कौन कौन सी आपको मिलेगी? आपको यहाँ पे गेहूँ की मिलेगी, चावल की मिलेगी, तिल की मिलेगी। ये जो है आपकी मेन फसल रहेगी आपकी वहाँ की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं खनिज। खनिज की बात करें तो अभी हमने देखा विंध्यन शैल समूह है, मतलब चूना पत्थर आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। गेरू, हीरा, हीरा मतलब आपको सतनाम देखने को मिलता होगा, हीरा है ना। तो चावल तिल इसकी फसल है। और खनिज कौन सा है आपका? चूना पत्थर, गेरू और हीरा। नेक्स्ट देखते हैं विशेष की बात करें तो यहाँ पे क्या विशेष है इसका, कि इसको क्या कहते हैं? विंध्यन कगारी स्कॉर्पलैंड भी बोलते हैं इसको, विंध्यन कगारी स्कॉर्पलैंड। और सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कौन सी इसकी? गुडविल मतलब सद्भावना चोटी है ना। और मालवा का अपन ने कौन सा देखा था अभी? सिगार चोटी। बुंदेलखंड की कौन सी देखा था? सिद्ध बाबा चोटी। तो ये कहाँ पे आपकी गुडविल चोटी आपकी 752 मीटर ऊंची दमोह जिले में मिलेगी आपको, आपकी गुडविल चोटी। ठीक है, गुडविल चोटी दमोह जिले में आपको ये देखने के लिए मिलती है। अब फिर इसके बाद मध्य प्रदेश में जो जबेरा गुम्बद जो दमोह जिले में है, उसको रियो पठार के अंतर्गत आता है। गुम्बद है मतलब जबेरा करके, जो कि दमोह में आता है आपका ये जबेरा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं नर्मदा घाटी के बारे में। तो जो आपका नर्मदा घाटी है उसकी स्थिति कहाँ पे? आपकी मालवा तथा रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण में है और सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में अवस्थित है। आप पहले इसकी लोकेशन देख लीजिए। ये आपका है पूरा नर्मदा घाटी, यहाँ से लेके ये पूरा स्टार्ट होता है यहाँ तक। ये आपका पूरा नर्मदा घाटी जो कि भ्रंश घाटी है आपकी। तो इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करें इसका, हाँ इसी का आपका पूछा था, विस्तार पूछा था है ना। ये आपको याद रखना है, जैसे मेंस के लिए आपको याद रखना है 22 30 से 23 45 उत्तरी अक्षांश तथा 74 से 81 30 पूर्वी देशांतर के बीच में इसका स्थिति है। क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है ये? राज्य की कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट? सेकेंड नंबर में सबसे बड़ा आ रहा है, 26% इसका क्षेत्रफल है राज्य के कुल क्षेत्रफल का। निर्माण किस चट्टान से हुआ? दक्कन टाइप की चट्टानों से, जैसे मालवा का हुआ था दक्कन टाइप के लावा से। उसके अलावा इसमें पूर्व में वाले हिस्से में देखेंगे तो धारवाड़ मिलेगा और विंध्य क्रम की चट्टानें मिलेगी, मतलब 3 मिल रही है आपको। दक्कन टाइप की चट्टानें मिल रही है आपकी पश्चिम में, पूर्व में जाके मिल रही है आपकी धारवाड़ चट्टान और विंध्यन क्रम की चट्टान। जिले की अगर हम बात करें यहाँ पर तो कौन से जिले आते हैं आपके इसमें आपके जिले आते हैं जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, सीहोर, रायसेन। और जलवायु की बात करें तो यहाँ पे गर्मी में बहुत गर्म रहती है और शीत ऋतु में मतलब नॉर्मल ठंड रहती है। और इसमें भी कैसा होगा कि पूर्वी क्षेत्र ज़्यादा ठंडा मिलेगा आपको, पश्चिमी क्षेत्र ज़्यादा गर्म मिलेगा आपको। इस तरीके की यहाँ पे जलवायु मिलती है आपको। और यहाँ पे बारिश भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा जो है, मतलब जैसे पश्चिम से जैसे जैसे आप पूर्व की ओर जाते जाओगे ना तो वर्षा क्रमशः बढ़ती जाएगी आपकी। जैसे आपको पचमढ़ी वाला एरिया थोड़ा पूर्व में आता है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है आपकी। और एक और बात बताना था कि जो भिंड वाला इलाका था ना आपका, ये मध्य भारत पठार का, जिसमें भिंड में एक गोहद जगह है जो कि सबसे कम बारिश होती है यहाँ पर, गोहद भिंड में है ना। और सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? आपकी पचमढ़ी में होती है। इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होगी? बढ़ेगी। और इस क्षेत्र की औसत वर्षा की बात करें तो कितनी आपकी 75 से लेकर 125 सेंटीमीटर इसकी वर्षा की मात्रा है। फिर आप देखते हैं इसमें नदियों की बात करें, नर्मदा नदी, तवा नदी, हिरण नदी, सेर, हथनी, शक्कर, दूधी। तो ये सब नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ ही हैं आपकी, ये है ना, हथनी, शक्कर, दूधी। तो ये नदी आपको उसमें देखने के लिए मिलेंगी। और जैसे जो इसमें एक परियोजना है ना, नर्मदा नदी पे एक परियोजना बनी, सरदार सरोवर परियोजना, जो कि गुजरात में स्थित नर्मदा नदी की सबसे बड़ी परियोजना है। जो कि किस किस की संयुक्त परियोजना है आपकी? वो एमपी की, राजस्थान की, फिर महाराष्ट्र की, गुजरात की, इतने सारे स्टेट की संयुक्त परियोजना आपकी सरदार सरोवर परियोजना। फिर यहाँ पे वन की बात करें तो बारिश अच्छी खासी होती है, सागौन, साल, तेंदुपत्ता, बांस के वन मिलेंगे आपको यहाँ पर। मिट्टी की बात करें तो पश्चिम वाले एरिया में गहरी काली मिट्टी और पूर्वी वाले एरिया में लाल मिट्टी, मतलब मिक्सअप मिलती है यहाँ पे।
फसल की अगर हम बात करें तो कौन सी मिलती है, गहरी काली है तो कपास तो होती है, मूंगफली भी होती होगी। मध्य वाले एरिया में आएंगे तो गेहूँ अच्छी होती है। पूर्वी वाले एरिया में जाएंगे, बारिश जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ पे कौन सा उत्पादन होता है अच्छा खासा, चावल का उत्पादन अच्छा खासा होता है आपका उसमें। खनिज की बात करें तो आपको नर्मदा घाटी में चूना पत्थर भी मिलेगा, संगमरमर भी मिलेगा, जबलपुर वाले हिस्से में संगमरमर मिलता है आपको पता है, और चीनी मिट्टी भी मिलेगी आपको, है ना। जो नर्मदा घाटी की को कृषि, जो नर्मदा घाटी क्षेत्र है उसको कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी अच्छा एरिया मतलब कृषि के लिए, तो कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बोलती है नर्मदा घाटी क्षेत्र को। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का कौन सा विभाग है, सबसे निचला प्राकृतिक विभाग है ना, क्योंकि भ्रंश घाटी में बना हुआ सबसे निचला प्राकृतिक विभाग जो आपका नर्मदा घाटी क्षेत्र है। नेक्स्ट देखते हैं हम सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। सिर्फ एक लास्ट पेज बचा आपका ये सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। देखिए सतपुड़ा मेकाल श्रेणी जो है आपको उसको 3 भागों में बांटा उसने, पश्चिमी श्रेणी राजपीपला, मध्य श्रेणी जिसको महादेव बोलते हैं, और पूर्वी श्रेणी मतलब मेकाल श्रेणी। पश्चिमी श्रेणी राजपीपला जो स्टार्ट होती है वो गुजरात से शुरू होती है मध्य प्रदेश तक, और जो महादेव श्रेणी वो कहाँ आती है आपकी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसका विस्तार है महादेव का। और जो मेकाल है वो कहाँ जाता है आपका, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। आप पहले इसकी लोकेशन देख सकते हैं, ये आपका पूरा है सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, ये वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ राजपीपला है स्टार्टिंग में और ये लास्ट में आपका मेकाल है। स्थिति की बात करें तो ये कहाँ है आपका, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी जो है वो नर्मदा घाटी के दक्षिण में, अभी आपने देखा समानांतर स्थित है नर्मदा घाटी के। इसके विस्तार की बात करें तो 21-30 से 23 उत्तरी अक्षांश तथा 74-30 से 81 पूर्वी दिशांतर तक इसका विस्तार मिलेगा आपको। और एरिया कितना है पूरे मध्य प्रदेश का, लगभग 11% एरिया पे आपका नर्मदा सतपुड़ा मेकाल श्रेणी क्षेत्र है, 11% भाग पर। अब जलवायु कैसे मिलेगी आपको सतपुड़ा मेकाल में, जलवायु गर्मी नॉर्मल बढ़ेगी, ठंडी जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी, मतलब शीत ऋतु में अधिक ठंडा रहेगा और गर्मी में साधारण गर्म रहेगा आपका ये। फिर इसके निर्माण की बात